दोस्तों 1000 क्वेश्चनों की पॉलिटी सीरीज चल रही है और आज है सेट 4। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस स्थिति में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 28 जनवरी 1950 में। वैसे मैं बता दूं, उच्चतम न्यायालय जिसे हम पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे या कहते हैं FCI कहते थे, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1937 में ही हो चुकी थी, करीब 82 साल पहले। लेकिन उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के नाम से ये 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ, ये जरूरी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता सेक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? तो कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड 33+1। 33+1 इसका करेक्ट स्वीकृत क्षमता है। वन में फ्रेंड्स आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो आते हैं 33 में। कुल न्यायाधीश की संख्या दे रखी है, तो टोटल अगर मुख्य न्यायाधीश मिला के मैं देखूँ तो 34 होते हैं, और वैसे इसे 33+1 लगते हैं। मुख्य न्यायाधीश को अलग से काउंट करते हैं, और ये इसकी स्वीकृत क्षमता है। तो भारत के अभी फ्रेंड्स कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो शरद अरविंद बोबड़े अभी करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, ये जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड संसद में। तो फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड जैसे कि संसद ने पहले 1956 एक अधिनियम आया था 1956 में, तो उस समय फ्रेंड्स इसने न्यायाधीशों की संख्या में 10 जो संख्या बढ़ा के कर दी, 10 कर दी थी। ऐसे ही जो संशोधन आते रहते हैं वो संसद करता रहता है, तो संसद पे ही असली पावर है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसे पत्र लिखकर? तो इसका जो सही जवाब है वो है फ्रेंड राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायाधीश का पद त्याग सकते हैं। फ्रेंड ये आता है 124 आर्टिकल 124 में क्लॉज 2 में ये आता है, ठीक है, ये याद जरूर रखना। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटा सकते हैं, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। फ्रेंड्स इस प्रक्रिया का जो वर्णन दिया हुआ है वो संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में और 4 में, दोनों में दे रखा है, ठीक है, 124 में ही है और क्लॉज 4 और 5 दोनों में दे रखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन छठा। सर्वोच्च न्यायालय में सेवा निवृत्ति की आयु है तो कितनी होती है? ये सबको पता है फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र। और बात करूं हाई कोर्ट की कितनी, तो हाई कोर्ट की 62 वर्ष होती है, ये जरूर याद रखना। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? तो इसका जो कार्यवाहक, अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उसकी जगह तो फ्रेंड कार्यवाहक ही होते हैं, तो कौन करता है? ये करते हैं फ्रेंड राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। और फ्रेंड आर्टिकल 126 के तहत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आर्टिकल 126 में दे रखा है, ठीक है, याद रखा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या ऐसे कहते हैं एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, किस लिए होती है फ्रेंड एडॉक? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का अगर कोरम पूरा नहीं होता ना, तब एक्स्ट्रा जो न्यायाधीश हैं वो बुलाए जाते हैं, और इसी को ही एडॉक न्यायाधीश कहते हैं। फ्रेंड्स ये आता है 127 क्लॉज 1 के तहत। एडॉक जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो वो 127 आर्टिकल 1 के तहत होता है, और इसमें फ्रेंड किसी सत्र के आयोजित करने या उसे चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति पर्याप्त ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है, ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही हो पाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 127 क्लॉज 1 में ये एडॉक कमेटी का एडॉक न्यायाधीशों का जिक्र किया गया, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं,
उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड दे रखा है 5 वर्ष। कम से कम जो 5 वर्ष, सॉरी गलत में बोल गया, 5 न्यायाधीशों, कम से कम जो न्यायाधीश हैं वो 5 होने चाहिए। और ये एक तरह की इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है। ये जो 5 मेंबरों की जो न्यायाधीशों की पीठ होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है इन्हें। 10वां देख लेते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति के किसके अंतर्गत आती है? फ्रेंड्स ये भारत की जगह मारत लग गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है ये? फ्रेंड्स मूल अधिकारिता के अंदर आती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, याद रखना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। और इसमें फ्रेंड्स और भी कुछ आते हैं, ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था इसलिए मैंने रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स ओरिजिनल जो इसे कहते हैं हम मूल अधिकारिता शक्ति में आता है भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य और राज्यों की दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट आएगा उसके अंदर, मूल अधिकार क्षेत्र के अंदर। या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो पावर मिली हुई है मूल अधिकारिता क्षेत्र में ही आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे खंडपीठ किस केस में बनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस सबसे दूसरी खंडपीठ है। अगर मैं पहली की बात करूँ तो वो है केशव नंद भारती की, केशव नंद भारती, जो कि फ्रेंड 1973 में आई। और उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ है केशव नंद भारती केस की। 13 न्यायाधीश बैठे थे इसमें, याद रखिएगा। अगर मैं दूसरी खंडपीठ की बात करूं तो वो है गोलकनाथ केस। यूजुअली आप सेकंड एग्जाम में पूछने जाने लगी है क्योंकि पहला तो सबको पता होता है। तो दूसरी है गोलकनाथ। इसमें फ्रेंड्स 11 न्यायाधीश बैठे थे और 1967 में इसका गठन हुआ था कमेटी का, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था फ्रेंड केशवानंद भारती ने। कब आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में आया था, ये भी डेट जरूर याद रखना। और 368 के तहत किया गया, संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में आया था, ये जरूर याद रखना सन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां। संविधान को कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो कौन सा करता है? इसका जो सही आंसर है वो है 137 आर्टिकल में दिया रखा है, या इसे कहते हैं फ्रेंड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो उसके अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत हो सकता है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। 137 में आता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो किस आर्टिकल के तहत? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स 122। 122 में क्या रखा है? जो संविधान के 122 अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, ये जरूर याद रखना, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही एक संविधान का संरक्षक भी घोषित किया गया, उसे ही अंतिम अधिकार है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये भी एग्जाम में ही पूछा गया, तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। और फ्रेंड 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अगर राष्ट्रपति को ज़रूरत हो जब ही ले सकता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपनी तरफ से परामर्श नहीं दे सकता जब तक राष्ट्रपति मांगे ना, ठीक है, ये जरूर याद रखना। 18वां और 143 आर्टिकल के अंदर आता है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? तो किस आर्टिकल के तहत करता है फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड आर्टिकल 32। तो फ्रेंड जो रिटें निकालता है सुप्रीम कोर्ट, 5 रेट जो निकाली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है, तो आर्टिकल 32 के तहत। और भी बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है आर्टिकल 32 को। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। फ्रेंड क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। तो एडवोकेट के लिए फ्रेंड्स कितना होना चाहिए, 10 साल। तो 10 साल कम से कम एडवोकेट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ न्यायाधीश होना चाहिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय में उसे न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश होना चाहिए कितने सालों के लिए, तो ये पूछा जाता है। तो यहाँ 5 वर्ष आंसर होता, ये जरूरी याद रखने का, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। जो न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर हैं और एक पी.एन. भगवती हैं, इन दोनों को जनहित याचिका का पिता कहा जाता है। जनहित याचिका बेसिकली PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और इसकी जो फुल फॉर्म थी वो यही थी, और ये फ्रेंड अमेरिका से ली गई है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके जो संस्थापक है भारत में, या इन्हें पिता भी कहा जा सकता है, PN भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर, ठीक है, याद रखना। तो ये न्यायिक पहल द्वारा की गई है इसकी शुरुआत। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो फ्रेंड अंग्रेजी भाषा में किस में दे रखी है, तो ये दे रखी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में और अधिनियम विधेयकों आदि के प्रयोग किए जाने वाली भाषा के संबंध में ये 348 आर्टिकल में उपबंध किया गया। इसमें सीधा साफ लिखा है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो 348 आर्टिकल में दे रखा है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थी सुश्री MS फातिमा बीबी। और फ्रेंड्स कब इन्होंने पद ग्रहण किया था, 1989 में पद ग्रहण किया था। और इनके अलावा फ्रेंड अन्य भी न्यायाधीश थी, वो थी फ्रेंड्स सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना P. देसाई भी थी। लेकिन प्रथम जो थी वो फातिमा बीबी थी, जरूर याद करना। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो किसे प्रभावित किए जाते हैं, ये किए जाते हैं भारत की संचित निधि। और फ्रेंड आर्टिकल 125 में इसका जिक्र दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। वेतन और भत्ते ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की बंद असंवैधानिक है, तो किसने की थी, तो ये की थी फ्रेंड केरल ने, याद रखिएगा। केरल हाईकोर्ट ने करी थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और 1997 में भरत कुमार के पलीछा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा ये बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 25वां देख लेते हैं फ्रेंड्स। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, तो कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, इसका जो आंसर है वो है भारत के किसी भी न्यायालय में। तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता उच्चतम न्यायालय का जो भी रिटायर न्यायाधीश होगा, ये जरूर याद रखना। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई लीनियर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड के हेगड़े जो थे मुख्य न्यायाधीश रहे थे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो लोकसभा अध्यक्ष दोनों को उन्होंने सुशोभित किया था। न्यायाधीश भी थे और लोकसभा अध्यक्ष भी थे। बात करूँ उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, अभी मैंने बताया फातिमा बीबी थी, ठीक है, याद रखना। और भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन थी, वो थी लीला सेठ, दिल्ली उच्च न्यायालय की बनी थी। 29वां देख लेते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। 30वां देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 30। तो दोस्तों 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट विशेषांक ये वीडियो बनाई, तो आपको कैसे लगी, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी होगी, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही लिए गए थे और ये आपको बहुत पसंद आई होगी।